गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा डेफिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। कल हमने कुछ डेफिनेशंस की थी, उसके इंटरनल आज हम अन्य डेफिनेशंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके इंटरनल उसके बाद जो डेफिनेशन है ये उसी का कॉन्टिन्यूटी में पार्ट है। तो हम करेंगे ध्रुपद की डेफिनेशन। अब ध्रुपद होता क्या है? ध्रुपद भारतीय संगीत की एक प्राचीन गायन शैली है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है। प्राचीन की क्यों है? क्योंकि मध्यकालीन और आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत की भी यह सर्वप्रमुख गायन शैली रही है। मीन्स कि मध्यकालीन और आधुनिक हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें भी इसको प्रमुख रूप से माना गया है। बदलते परिवेश ने इसका रूप तो अवश्य परिवर्तित कर दिया है, परंतु आज भी यह शैली अपना अस्तित्व बनाए हुए है। मीन्स कि जैसे जैसे परिवेश बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, तो इसके रूप में भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये पूरे विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है। ध्रुपद के उद्गम के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कब और किसने इस गायन शैली को जन्म दिया। मीन्स कि इसका जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में निश्चित रूप से कोई भी संगीतकार नहीं कह सकते कब और किसने इस गायन शैली की उत्पत्ति की थी। ये कहने का मतलब है। इसमें भी विद्वानों का मत एक नहीं है। ध्रुपद का आविष्कार किसने कब किया, इस पे भी एक राय नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई तथा कुछ के अनुसार ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में ध्रुपद की रचना की, ऐसा माना जाता है। अतः इतना तो निश्चिंत है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार में बहुत योगदान दिया। मीन्स कि इन्होंने इसको चारों तरफ फैलाने में अच्छी अपनी काबिलियत दिखाई, अपना योगदान दिया था। ठीक है, ये तो इसके बारे में कुछ हुआ। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, यह गायन शैली अपने आप में परिपूर्ण है, मतलब पूरे रूप से संपूर्ण है। ध्रुपद का शब्द अर्थ है ध्रुव प्लस पद, अर्थात जिसके नियम निश्चित हो, अटल हो तथा जो नियमों में बंधा हुआ होता है वो ध्रुपद कहलाता है। इसके साथ साथ इसका नेचर, यह एक गंभीर प्रकृति का गीत है। ध्रुपद गाते समय कंठ और फेफड़ों पर जोर पड़ता है, मतलब गाते वक्त फेफड़ों पे और गले के ऊपर अत्यधिक जोर पड़ता है। अतः कुछ लोग इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं, क्योंकि उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। हमारी रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके कंठ के सुर वगैरह जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मतलब हाई पिच के होते हैं। उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी हमें करनी पड़ती, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। मध्यकाल में इसका बहुत अधिक प्रचलन था, किंतु आधुनिक समय जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया है, इसके स्वरूप में तो चेंज हुआ है, लेकिन इसने अपना अस्तित्व अभी भी बनाए हुआ है। अधिकांश ध्रुपद जो है ब्रज भाषा में लिखे जाते हैं। इनमें वीर रस, शांत रस व श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है। गंभीर प्रकृति का गीत है, इसके साथ साथ इनमें इन रसों की प्रधानता अधिकता होती है। इसके 4 भाग होते हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी तथा आभोग। ये 4 भाग ध्रुपद के हैं। ध्रुपद गीतों को 4 ताल, ब्रह्मताल, सूलताल, तीव्रा, मत्ताल तथा शिखर ताल आदि पखावज तालों में गाया जाता है। इसको इन सब चीज़ों में पखावज के साथ गाया जाता है। इसके बाद आ जाता है, आरंभिक समय में ध्रुपद की संगति पखावज से होती थी, परंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने से ध्रुपद गीतों के साथ तबले की संगत होती है। मीन्स कि जब स्टार्टिंग में इसको शुरू किया गया था तो पखावज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था इसके साथ, लेकिन अब क्या है, पखावज को हम इस्तेमाल कम करते हैं तो तबले के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ध्रुपद गायकी में धमार की तरह सर्वप्रथम नोम तोम का आलाप लेते हैं। यहाँ पर नोम तोम का आलाप लेते हैं। इस आलाप के भी 4 भाग होते हैं। आलाप की लय धीरे
लय तीसरे अंग से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तथा यहाँ से गमक आरंभ होता है। कहने का मतलब है इसकी शुरुआत धीरे धीरे की जाती है और फिर तीसरे भाग तक आते आते इसकी लय को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। ध्रुपद गायकी में इसके अंदर खटके, मुर्की तथा तान की तरह चपल स्वर समूह नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है, बल्कि मींड, कर्ण और गमक का प्रयोग विशेष रूप से होता है। जैसे खटका, मुर्की और तान में चपलता दिखाई जाती है, उतार चढ़ाव दिखाए जाते हैं, तो लेकिन इसमें वो नहीं देखते, लेकिन मींड, कर्ण और गमक का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। इस आलाप के बाद पूरे ध्रुपद को उसके चारों भाग सहित गाया जाता है। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की लयकारियाँ भी दिखाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है, इस आलाप के बाद पूरे ध्रुपद में चारों भाग कौन से, जैसे अभी इससे पहले बताएं इसके 4 भाग मैंने, ठीक है, स्थायी, अंतरा, संचारी तथा आभोग, इन चारों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इन सबके साथ दिखाया जाता है। और फिर जो उस गाने के अंदर, उस ध्रुपद के अंदर जो सुंदरता होती है उसको लय के रूप में विभिन्न लयकारियाँ बनाकर दिखाते हैं। लयकारी को ध्रुपद में विशेष स्थान दिया जाता है। गीत की बंदिश अथवा उसके शब्दों द्वारा विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारी का विस्तार किया जाता है। मीन्स की जो बंदिश होती है गीत की और उसके शब्दों के जो विभिन्न बोल है उनकी इस तरीके से लय बनाई जाती है, फिर उसका विस्तार करते हैं। दुगुण, तिगुण, चौगुण, अठगुण, आड़, सम, विषम आदि लयकारियाँ ध्रुपद गायन की विशेषताएं हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाता है, ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया है। अकबर के समय में तानसेन, उनके गुरु रविदास, डागुर, बैजू नायक तथा गोपाल नायक आदि विख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। मीन्स कि अकबर के अंदर जो नवरत्नों में से जो उनके थे तानसेन जी, संगीत सम्राट तानसेन जी, उनके अलावा जितने भी बड़े संगीतकार थे वो ध्रुपद गायकी ही करते थे। प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वालों को कलावंत कहा जाता था। ठीक है, जो ध्रुपद गाते थे उनको हम कलावंत कहते थे। राग खमाज का एक प्रचलित गीत राजत रघुबीर, धीर भंजन भव भीर पीर तथा राग अडाना का प्रचलित गीत नीर शीर मिले दो ध्रुपद गीत हैं। मतलब ये काफ़ी 2 फेमस ध्रुपद गीत हैं। प्राचीन समय में ही भारतवर्ष में ध्रुपद गायन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। मीन्स कि प्राचीन समय में ध्रुपद गायन को सबसे ऊपर रखा जाता था, इसकी अहम भूमिका थी संगीतकारों में, ये कहने का मतलब है। इसके बाद बच्चों सेकंड डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके आती है धमार। यह भी एक प्राचीन प्रकार का ही गीत है। इसे सदैव धमार ताल में ही गाया जाता है। ठीक है, धमार ताल आपने पढ़ी हुई है सभी ने। ये 14 मात्राओं की ताल होती है जैसा कि आपको मालूम है। धमार गीत में सबसे ज़्यादा इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत यह है कि राधा कृष्ण तथा गोपियों के होली खेलने का जो भी वर्णन है वो हम धमार के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कुछ लोग धमार गीत को होरी भी कहते हैं। अधिकांश ध्रुपद गायक ही धमार भी गाते हैं। मतलब जिनको ध्रुपद गायकी पे अपना पूरा कमांड है वो धमार भी गाते हैं, क्योंकि यह ध्रुपद गायन शैली से मिलता जुलता होता है, इसीलिए ध्रुपद गायक धमाल भी गाते हैं। ध्रुपद की तरह धमार गीतों की भाषा भी ब्रज, हिंदी या उर्दू में होती है, जैसे अभी आपने धमार में भी पढ़ा था। दोनों में अंतर है सिर्फ इतना कि ध्रुपद गायन धमार की अपेक्षा गंभीर होता है और धमार गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आपने ध्रुपद गायकी अभी देखा था, ध्रुपद की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था गंभीर प्रकृति का गीत है, और ये जो है श्रृंगार रस की इसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। इसके बाद ध्रुपद के समान धमार में भी नोम तोम का लाभ, दुगुन, तिगुन, चौगुन, आड़ आदि की लयकारियाँ दिखाई जाती थी। ठीक है, ये सब ध्रुपद में भी पढ़ा है और आपने धमार में भी पढ़ा है। इन्हें गीत के शब्दों द्वारा दिखाया जाता है। इसमें गमक का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इन गीतों में खटके तथा तान के समान स्वर वर्जित होते हैं। वर्जित मीन्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। हालांकि धमार गायक इसमें सरगम भी बोलते हैं, लेकिन यह ख्याल के सरगमों से अलग होता है। ठीक है, ख्याल की और इसकी सरगम
दोनों चेंज होती हैं। ध्रुपद तथा धमार के प्रत्येक अंग में गंभीरता की रक्षा अवश्य होती है। यह विद्वान धमार गीतों को होरी भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो हैं इनको होरी भी कहते हैं, किंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि गीत का एक दूसरा प्रकार भी होता है जिसे होली कहते हैं। ठीक है, कुछ संगीतकारों ने इसके होरी का नाम दिया, लेकिन दूसरे संगीतकार इसको नकारते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इसका दूसरा प्रकार होली भी होता है, तो इसलिए दोनों का मेल नहीं है। होली तथा होरी प्रकार के गीत धमार से अलग होते हैं, इसलिए वो इसको नहीं मानते हैं। धमार गीतों के साथ पखावज बजाने की परंपरा है, किंतु आधुनिक समय में पखावज का चलन न होने से धमार के साथ तबला भी बजाया जाता है। ये तो आपने ध्रुपद में भी पढ़ा था, ध्रुपद में भी तबला बजाया जाता है, धमार में भी तबला बजाया जाता है, क्योंकि अब पखावज का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, इसीलिए इसी वजह से तबले का इस्तेमाल करते हैं, ध्रुपद में भी धमार में भी। राग कामोद पर आधारित एक धमार इस प्रकार है, ये जो आपको दिया हुआ है। लाल मोरी चुनर भीजेगी, अबीर गुलाल जिन छाड़ो मोह पे, जिन ही पई डारो जेही रहत तोरी संग। ये एक धमार है जो राग कामोद पर आधारित है। तो बच्चों इसके साथ ये आपकी धमार की डेफिनेशन भी होती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है तराना। ठीक है बच्चों, तराना भारतीय संगीत की लोकप्रिय गीत शैली है। तराना का साधारण अर्थ है निरर्थक शब्दों को सुर लय ताल में गाना तराना है। मीन्स कि कुछ शब्द होते हैं जिनका निरर्थक का मतलब क्या होता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हीं शब्दों को सुर लय ताल में गाना तराना है। तराना फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है नज़्म, अर्थात एक विशेष प्रकार का गीत। कुछ एक का विश्वास है कि तराना की उत्पत्ति तरन्नम से हुई है। तरन्नम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वर माधुर्य, खुश आवाज़, हल्का गाना, मधुर गान आदि। तराना को तिल्लाना भी कहा जाता है। जैसे अब इसमें कहा है कि निरर्थक है, लेकिन कुछ जो है जैसे उस्ताद अमीर खान हुए हैं, उनके मत अनुसार तराना में अरबी फ़ारसी के शब्द होते हैं। इन शब्दों का भी अर्थ होता है जिनमें बंदा खुदा से प्रार्थना करता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया निरर्थक है, लेकिन उस्ताद अमीर खान जी का कहना है कि ये इसके जो शब्द हैं वो अर्थ वाले होते हैं, बंदा खुदा से अपनी प्रार्थना करता है तराना के द्वारा। तो अब इसके ऊपर भी क्या कहें, कुछ एक मत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तराना को तिल्लाना भी कहा जाता है। इसीलिए तराना के आविष्कारक के विषय में कोई प्रमाण भी नहीं प्राप्त होता है। एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि मियाँ तानसेन जी ने अपनी लड़की के नाम पर इस शैली की रचना की थी, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि तराना गत शैली की नकल है। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जैसे तराना राग, ताल, पद, स्वर रचना है। गीत के इस प्रकार में नोम, तोम, तनन, ना, दिर, दिर, दानी, तनानी आदि वर्ण होते हैं। तराना सभी रागों में अथवा लगभग सभी तालों में गाया जाता है। इसकी गति भी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है, इसकी गति भी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और उच्चतम स्थान पर पहुंच इसे समाप्त करते हैं। इसमें स्थायी और अंतरा दो भाग होते हैं। बहुधा गायक छोटे ख्याल के बाद तराना गाते हैं। कुछ तराने विलंबित लय के भी होते हैं। तराने की मुख्य सुंदरता लयकारी तथा उच्चारण के अभ्यास से पैदा होती है। द्रुत लय में तराना गाने से कंठ में सफाई आती है। मध्य लय के तराने की गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और अधिकतम गति में पहुंचकर इसे समाप्त किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तराना की गायन शैली ख्याल के समान ही होती है। तराने के बोल अर्थहीन होने से इनमें स्वर तथा लय की प्रधानता होती है। इसमें भी स्थायी और अंतरा दो भाग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। वास्तव में क्या है, तराना गाय की तैयारी दिखाने का माध्यम है। शायद यही कारण है कि ख्याल गायक अपनी तैयारी दिखाने के लिए
बड़े और छोटे ख्याल गाने के बाद तराना गाते हैं। तराना के अभ्यास से जिह्वा मीन्स जीभ का पक्का अभ्यास होता है और इसकी तैयारी के लिए पूर्ण स्वर का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। और तराना भाव प्रधान न होकर वैचित्र्य प्रधान है, मतलब विचित्र प्रधान है। यही कारण है तराना गायकी मनोरंजक गायकी मानी जाती है। बहादुर हुसैन खान, तानरस खां तथा नत्थू खां के तराने सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों ये आपकी तराना की डेफिनेशन होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लोकगीत। सामान्य लोगों में गाए जाने वाले गीत लोकगीत कहलाते हैं। आमतौर पर इन्हें एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज के अनेक लोग मिलकर गाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे हम लेते हैं, आपके घर में कोई फंक्शंस है, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है उसमें सभी लोग आते हैं और अपनी भाषा में अपने गीत गाते हैं, अपने क्षेत्र के गीत गाते हैं। लोकगीत का मतलब अपने क्षेत्रीय गीतों को गाना, जैसे हरियाणा वाले हरियाणवी, पंजाब वाले पंजाबी, गुजरात वाले गुजराती, ठीक है, इस तरीके से सब अपनी भाषा के गीत गाते हैं। वो जो क्षेत्रीय भाषा के गीत होते हैं उनको हम लोकगीत कहते हैं। ये गीत आम लोगों में प्रचलित, आम लोगों द्वारा रचित तथा आम लोगों द्वारा लिखित होते हैं। मीन्स कि जो आम मनुष्य है वो इनको लिखता है, इसका प्रचार प्रसार करता है और लोगों तक पहुंचाता है, जिसको मिलकर सभी अपने क्षेत्रीय लोग गाते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। मीन्स कि इसमें उस प्रदेश की, उस क्षेत्र की, उन लोगों के रहन सहन, खान पान, उनके रीति रिवाज, उनकी धार्मिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, पहनावा वगैरह, कहने का मतलब है सब कुछ उन लोकगीतों में देखने को मिलता है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। इनके लिए शास्त्रीय संगीत की तरह अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा रियाज की, अभ्यास की ज़रूरत होती है, तो लोकगीतों के लिए ऐसा नहीं होता। आमतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीतों में प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के साथ साथ अपनी संस्कृति की झलक दिखाई देती है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया है। लोकगीतों के साथ झांझ, ढोलक, ढोल तथा तबला इत्यादि की संगत की जाती है। आमतौर पर जो लोकगीत होते हैं कहरवा, दादरा तथा दीपचंदी आदि तालों में गाए और बजाए जाते हैं। लोकगीत स्थानीय इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। जैसे हरियाणा है तो हरियाणवी भाषा में, पंजाबी है तो पंजाबी भाषा में, गुजराती है तो गुजराती भाषा में, कोंकणी है तो कोंकणी भाषा में, हिमाचली है तो हिमाचली भाषा में, डोगरी है तो डोगरी भाषा में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने इलाकों की बोली में ही लोकगीत गाए जाते हैं, इसलिए हम इनको लोकगीत कहते हैं। साहित्य की प्रमुख विधाओं में लोकगीतों का स्थान सर्वोपरि है। इसका स्थान जो है सबसे ऊपर माना जाता है। शास्त्रीय नियमों की विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के उपयोग में लाने के लिए मानव अपने आनंद की लहर में जो छंदबंदी वाणी द्वारा सहज गायन करते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। मीन्स कि इसके लिए कोई अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, और अपने सामान्य व्यवहार में जो अपने मन को खुश करे, ठीक है, आनंदित करे आसपास के माहौल को, इस तरीके से जो गाने गाए जाते हैं उनको हम लोकगीत कहते हैं। लोकगीत में मुख्यतः हमारे संस्कारों का, ऋतुओं का तथा भक्ति का वर्णन होता है। कहने का मतलब है जो लोकगीत होते हैं उससे हमारे जितने भी संस्कार हैं, संस्कृति हैं, हमारे क्षेत्र में जो ऋतु हैं उनका वर्णन होता है, भक्ति भाव, जो इस भी भगवान की पूजा की जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, उनके बारे में सब कुछ जानने का अवसर मिलता है। लोकगीत ज़्यादातर पीलू, सारंग, दुर्गा, पहाड़ी, सोरठ आदि रागों में गाए जाते हैं। ये रागों के प्रकार हैं जिनमें लोकगीत अधिकतर गाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में अन्य अनेक रागों में भी लोकगीत मिलते हैं देखने को, ठीक है। अब भारतीय संस्कृति में इनका क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति में लगभग प्रत्येक संस्कार के समय लोकगीत गाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है बेटे, आप अपने घर में देखते हो, आपके जन्मदिन के लिए अलग, एनिवर्सरी के अलग, शादी के लिए अलग, धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करने उनके लिए अलग, सबके अलग अलग अपने लोकगीत होते हैं। लोकगीत अधिकतर अशिक्षित लोगों में अधिक प्रचलित थे,
जहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, ऐसा पहले माना जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल चाहे वो शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित, सबको अपने लोकगीत बहुत पसंद आते हैं, सब उनको गाना और सीखना भी चाहते हैं। ठीक है, इन्हीं लोगों ने लोकगीतों के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं तथा संस्कृति को भी संभाल के रखा है। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे समाज की धरोहर है। कहने का मतलब संगीतकारों का ये है कि जो इन लोकगीतों में हमारी संस्कृति की छाप देखने को मिलती है और जो हमारी संस्कृति को सहेज कर संभाल कर रखते हैं। तीसरी शताब्दी से प्राकृत भाषा में भी लोकगीत थे। ये तीसरी शताब्दी के बारे में बताया जा रहा है। इसका संकेत गाथा सप्तशती में प्राप्त होता है। अपभ्रंश काल में भी लोकगीत प्रचलित थे। लोकगीतों की परंपरा मौखिक रही है। ठीक है, भारत में लगभग प्रत्येक प्रांत में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ऊपर दिए, यहाँ पर भी आपको लास्ट में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे राजस्थान में घूमर, लावणी, उत्तर प्रदेश में रसिया, मल्हार, पंजाब में जुगनी, हीर, माइया, बहरे तबील, हीर, हरियाणा में आला तथा फागुन, सावन एंड कार्तिक के गीत लोकगीतों के उत्तम उदाहरण हैं। समय के साथ ये लोकगीत अपने अपने क्षेत्र में लोक संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं लोकगीतों के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति भावना, हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हमारे जो सब कुछ है, पहनावा, खाना, खान पान, सब लोकगीतों के माध्यम से हम एक दूसरे को बता सकते हैं। तो बच्चों, ये आपकी लोकगीत की परिभाषा होती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी ठुमरी। ठुमरी अर्धशास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है। इसमें रस, रंग तथा भाव की प्रधानता होती है। कहने का मतलब यह है कि ठुमरी के अंदर विभिन्न रागों के स्वरों का मिश्रण करके उन्हें सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। और इसका साथ साथ ये तात्पर्य है कि ठुमरी गायन की शैली में भावों की सूक्ष्मता पाई जाती है। ठुमरी केवल श्रृंगार रस प्रधान ही नहीं होती, अपितु इस गायन शैली में शांत रस, करुण रस और भक्ति रस की भी सुंदर अभिव्यक्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें ठुमरी के अंदर ही आती हैं। ठुमरी गायन में राग की शुद्धता की अपेक्षा भाव सौंदर्य को भी अधिक महत्व दिया जाता है। ख्याल की तुलना में इसकी प्रकृति चंचल होती है। कहने का मतलब ये है कि शुद्धता के साथ साथ इसमें जो सौंदर्य है, भाव सौंदर्यपूर्ण जो है, इसके अंदर ही आते हैं, देखने को मिलती है। इसके साथ साथ शांत रस, करुण रस, भक्ति रस तो मैंने आपको बताया ही है। जिन रागों में टप्पा गाया जाता है, प्राय उसमें ठुमरी भी गाई जाती है। इसमें शब्द कम होते हैं। शब्दों को हाव भाव द्वारा बताकर गीत का अर्थ प्रकट करना ठुमरी गायन की विशेषता मानी जाती है। मीन्स ठुमरी में शब्द कम होते हैं, लेकिन अपने एक्सप्रेशन के द्वारा जो व्यक्ति, संगीतकार, विद्वान ठुमरी गा रहा है, वो अपने एक्सप्रेशन, हाव भाव के द्वारा उस गीत का अर्थ बताता है। यही ठुमरी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठुमरी का जन्म लखनऊ के नवाबों के दरबार में हुआ। कहा जाता है कि इसके आविष्कारक गुलाब नबी शोरी के घराने के लोग ही थे, इसीलिए लखनऊ और बनारस ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये बताया गया। और सामान्यतः राग खमाज, राग देश, राग तिलक कामोद, राग तिलंग, राग पीलू, राग कौफी, राग भैरवी, राग झंझोटी तथा राग जोगिया आदि रागों में ठुमरी गाई जाती है। मीड तथा कर्ण आदि का बहुत से अधिक प्रयोग देखने को ठुमरी के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ दीपचंदी अथवा जत ताले बजाई जाती हैं तथा स्थाई और अंतरा में काम दिखाने के बाद जब पुनः स्थाई पर आते हैं तो कहरवा ताल में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, इस लाइन को समझो कि दीपचंदी तथा जत ताले जो हैं ये बजाई जाती है स्थाई और अंतरा में काम दिखाने के लिए, और फिर जब अंतरा के बाद हम दोबारा स्थाई पर आते हैं तो कहरवा ताल के ऊपर हम आ जाते हैं। मीन्स कि कहरवा ताल में फिर ठुमरी हम शुरू करते हैं। गायक तथा तबला संगतकर्ता दोनों विभिन्न प्रकार के सुंदर बोल बनाते हुए कुछ देर के बाद पुनः
पूर्व ठेके में लौट आते हैं। मीन्स कि जो गायक हैं और उनके साथ जो तबला बजा रहे हैं और या जो इंस्ट्रूमेंट की संगति कर रहा है, तो बोल बनाते हुए वापस ठेके पर भी लौटते हैं। ठीक है। ठुमरी में सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न रागों की छाया भी दिखाते हैं। यह विविध भावों को प्रकट करने की गायन शैली है। इसमें एक राग से दूसरे राग में जाने की भी छूट होती है। मीन्स कि अपने डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। अगर हमने एक राग में ठुमरी शुरू की है तो हम दूसरे राग में उसी समय भी जा सकते हैं। ठुमरी की विशेषता भी है, इसमें छूट भी है। रंजकता तथा भाव अभिव्यक्ति इसका मूल तत्व है। मीन्स कि इसमें रंजकता होती है और एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया है, एक्सप्रेशन देना इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यह गायन का बहुत मधुर तथा रसीला होता है। मीन्स कहने का मतलब यह है कि इसका गायन कानों को सुनने वाला और मन को छूने वाला होता है। इसका एक चीज़ और होती है इसके अंदर, इसमें गीत छोटा होता है जिसके स्थायी व अंतरा 2 भाग होते हैं। इसे शुद्ध प्रकृति का गायन माना जाता है, किंतु ये बहुत अधिक लोकप्रिय है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इन गीतों में राधा कृष्ण लीला, विरह तथा नखशिख वर्णन देखने को मिलता है। राधा कृष्ण के बारे में इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उनकी लीलाओं का, उनका बिछुड़ने का, उनके विरह के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। जिन गायकों का कंठ मधुर तथा चपल होता है उन्हीं के लिए ठुमरी गायन उपयुक्त है। कहने का मतलब ये, जिन गायक का कंठ बहुत सुरीला होता है, ठीक है, और चपलता होती है उनकी गायकी के अंदर, तो ठुमरी उनके लिए अच्छी मानी गई है। बनारस, लखनऊ तथा पंजाब की ठुमरियाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों के मत अनुसार लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया ने ठुमरी का आविष्कार किया था, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि ठुमरी शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत को मिलाने की महत्वपूर्ण शैली है। कहने का मतलब है इन 2 संगीतों को मिलाने को, मिश्रित करने को, मिलाने का सबसे अच्छा जरिया है। भैरवी राग में श्रृंगार रस की एक ठुमरी इस प्रकार है जैसा कि आपको दी हुई है। किसमें है? श्रृंगार रस में है और भैरवी राग के अंदर ये ठुमरी आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, बाजूबंद खुल खुल जाए, सांवरिया कैसा जादू डारा रे, जादू की पुड़िया भर भर मारे, का करई बैद बिचारा। तो ये जो है भैरवी राग में श्रृंगार रस की ठुमरी है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ लखनऊ शैली की ठुमरी बहुत सीधी, आडंबर रहित तथा विस्तार पूर्व थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपकी ठुमरी की डेफिनेशन भी कंप्लीट होती है। तो इसके साथ साथ जो आज की जितनी भी डेफिनेशन मैंने करवानी थी वो हो चुकी है और आपके सिलेबस की सारी डेफिनेशंस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप मेरे दोनों वीडियो से इन डेफिनेशंस को सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे और इन सब को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।